कैंसर होता क्या है, कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। इन केसेस के अंदर इम्यूनोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो पहला कुछ सिम्टम्स नज़र आ जाए तो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो यूजुअली हम लोग इग्नोर करते हैं कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है किसी का। और कैंसर को कंट्रोल करने में इम्यूनोथेरेपी कोई ना कोई रोल वहाँ पे ज़रूर प्ले करती है। डिस्टर्बिंग ट्रेंड है कि इंडिया के अंदर जो यंगस्टर्स में भी कैंसर पाया जा रहा है। इम्यूनोथेरेपी जो है वो काफ़ी केसेस के अंदर सर्वाइवल यानी कि लाइफ ड्यूरेशन जो है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करती है। स्तन का कैंसर ब्रेन कैंसर से डिफरेंट है, उसके सेल्स डिफरेंट है, उसमें म्यूटेशन जो हो रही है वो डिफरेंट है, तो उसमें दवाई जो लगनी है वो भी डिफरेंट है। तो जो रिसर्च हो रही है वो भी हर कैंसर के हिसाब से, हर सेल टाइप के हिसाब से अलग हो रही है। 97-98% को कैंसर नहीं होगा। अपनी डाइट हेल्दी रखें, अननेसेसरी जंक फूड, ज़्यादा ऑयली फूड ना लें। अगर अपनी बॉडी में कोई भी चेंज होता है तो इसको इग्नोर ना करें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, कीमोथेरेपी भी होंगी है, सर्जरी भी होंगी है, पर इस तो इलावा कोई होर चीज़ है कि जिस नाल पेशेंट का बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके। बिल्कुल। सो देखो, कैंसर का इलाज पूरी तरीके से पॉसिबल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आज की तारीख में मेडिकल साइंस ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है और हमारे पास नए से नए ऑप्शंस हैं जिससे हम कैंसर के ट्रीटमेंट्स करते हैं। डेफिनेटली जैसा आपने बोला कि सर्जिकल ऑप्शन जो है वो किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट उसके अलावा हमारे पास रेडिएशन, कीमोथेरेपी जैसे ऑप्शन भी हैं। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी नई ब्रांच है, एक ऐसी नई लाइन ऑफ मेडिसिन है जिससे कैंसर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ऑफ कोर्स जो ट्रीटमेंट है वो इस बात पे काफ़ी डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज पे हैं, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन क्या है, किस टाइप का कैंसर है। लेकिन डेफिनेटली ये जो नई मेडिसिन हैं, जो नई दवाइयाँ आ रही हैं, इनसे ऐसे केसेस भी जो पहले के टाइम पे जिनके लिए कोई लास्ट स्टेज में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था, आज की डेट में इम्यूनोथेरेपी उनके लिए कोई ना कोई ऑप्शंस, कोई ना कोई रास्ता दिखा रही है। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ, ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ बॉडी ਤੇ? देखो, पहले तो ये जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी बेसिकली है क्या। इम्यूनोथेरेपी कहाँ से टर्म आई है हमारी? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर की जो क्षमता है, जो हमारे शरीर के ऊपर जो भी स्ट्रेस आती है या फिर जो भी कीटाणु हैं, जो भी कैंसर सेल हैं, उससे कैसे लड़ते हैं हम। इम्यूनिटी होती है हमारी, इम्यूनिटी के कुछ सेल्स होते हैं जो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी में हमने क्या किया है कि हमारी इम्यूनिटी को हम उस कैंसर के अगेंस्ट लड़वा रहे हैं, कैसे ना कैसे करके। उस मशीनरी को हम ऐसे चेंज कर रहे हैं, दवाइयाँ ऐसी दे रहे हैं कि वो इम्यूनिटी ही लड़ रही है उस कैंसर से और उसको ख़त्म कर रही है। जो कीमोथेरेपी, कन्वेंशनल कीमोथेरेपी है, उसके डेफिनेटली कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे आपने हेयर फॉल की बात की है, ब्लड सेल काउंट कम होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट कम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट की जो प्रोफाइल है वो थोड़ी अलग है और उसको मैनेज करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अलग होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है साइड इफ़ेक्ट, बट थोड़े कम है साइड इफ़ेक्ट और ये टारगेटेड है बिल्कुल, है ना। वो उस सेल को, जो कैंसर सेल का उसी को मार रही है जाके, है ना। तो बाकी बॉडी के ऊपर जो सेल्स हैं वो कम इफेक्ट होते हैं। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ क्षमता ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। यस, इम्यूनिटी तो बूस्ट कर दिया, उस इम्यूनिटी ਨੂੰ वो कैंसर के खिलाफ लड़ने में सक्षम बना रही है बेसिकली। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखिए, इम्यूनोथेरेपी की जो डोसेज हैं वो कैंसर टू कैंसर और मेडिसिन टू मेडिसिन वेरी करती है, बट ज़्यादातर केसेस में हम इसकी जो डोसेज है वो 2 हफ्ते में एक बार देते हैं। कुछ केसेस में ये मेडिसिन जो है वो 3 हफ्ते में एक बार दी जाती है और इंजेक्शन जो है वो 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है वो इंजेक्शन लगने का। एंड उसके बाद ये एवरी 2 वीक्स या एवरी 3 वीक्स हम ऑलमोस्ट कुछ केसेस में 6 मंथ्स तो कुछ केसेस में 1 साल तक कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है ये लॉन्ग ड्यूरेशन में चलता है, ऑलमोस्ट
1 साल तक का इसका हम मान के चलते हैं इलाज चलता है, और हर 2 हफ्ते या हर 3 हफ्ते में एक बार लगती है। तो पूरे साल में लगभग 18 से 26 बार तक इसकी डोसेज जो है वो पेशेंट को लगती है। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਟੇਜ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ फोर्थ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ज़्यादा कारगर होंगे? देखो अभी तक जो बहुत सारी प्रोग्रेस चल रही है, अभी इसके ऊपर रिसर्च बहुत ज़्यादा अभी चल रही है। जो अभी तक बुक्स में और गाइडलाइंस में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उसमें अभी स्टेज 4 के अंदर ही इम्यूनोथेरेपी को हम यूज़ कर रहे हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में अभी भी जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें कि सर्जरी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी, इन्हीं का ही मेन रोल है। अभी तक हमारे पास जो एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ अभी स्टेज 4 में ही यूज़ कर सकते हैं इसको, जो जिसमें क्या होता है, हमारा जो मेन मकसद होता है, एक तो पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करना, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, मतलब वो जैसे जी रहा है, जैसे हम नॉर्मल इंसान जी रहे, वैसे ही अगर कैंसर पेशेंट भी नॉर्मल अपना लाइफ को व्यतीत कर पाए, उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना उस पेशेंट की। तो हम एक तो उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਸਟੇਜ 4 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੋੜ ਹੈਗਾ? देखो मेन तो इसमें यही है कि हम लोगों को जागरूक करें कि कैंसर होता क्या है, कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। अगर उनको कैंसर के सिम्टम पता होंगे, वार्निंग सिम्टम्स कुछ, तो वो जल्दी अपने आप को डॉक्टर के पास प्रेजेंट करेंगे और डॉक्टर उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकता है। वही उसका मेन जो है कि उसकी रोकथाम है। और प्लस कुछ स्क्रीनिंग भी होती है हमारे कैंसर्स के लिए, जैसे स्तन का कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, बड़ी आंत के कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, सर्विक्स कैंसर। इन कैंसर्स में हमारे पास स्क्रीनिंग भी अवेलेबल है कि नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, बट अपनी स्क्रीनिंग करा ले जाके टाइम टू टाइम जाके, ताकि जो कैंसर मान लो बनना भी होगा, या तो वो कैंसर से पहले की स्टेज में पकड़ा जाएगा, या फिर होगा भी तो अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे हम ਹੁਣ उसको। ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਉਹ कारगर साबित हो सकती है? देखो इम्यूनोथेरेपी जो है वो आज की डेट में, जैसे डॉक्टर रोहिला ने बताया कि इम्यूनोथेरेपी आज की डेट में भी एक काफ़ी अंडरगोइंग ट्रायल्स के ऊपर है। काफ़ी कैंसर्स के अंदर इसका रोल ऑलरेडी आ चुका है, बट आज भी कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनके अंदर इसका रोल पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हुआ है। जैसे कि हम बोलेंगे प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनोथेरेपी का आज की डेट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता है। बट अगर हम यूरोलॉजी में बाकी कैंसर्स की बात करें, जैसे किडनी कैंसर्स हुए या फिर हमारे यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली के कैंसर्स हुए, इन केसेस के अंदर इम्यूनोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। सो किडनी कैंसर्स की स्टेज 4 की जो ट्रीटमेंट है आज की तारीख में वो प्राइमरली इम्यूनोथेरेपी के बेसिस पे ही होती है। आज की डेट में किडनी कैंसर्स के केसेस में कीमोथेरेपी लगभग रिप्लेस हो चुकी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स की, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको कीमोथेरेपी देना सूटेबल नहीं है, जिनको कीमोथेरेपी देने से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। ऐसे केसेस में भी इम्यूनोथेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जहाँ पे हम उनको ये बोलते कि आपको कोई दवाई नहीं लगा सकते, आपकी एज की फिटनेस नहीं है इतनी। ऐसे केसेस में हम इम्यूनोथेरेपी देके उनको एक सर्वाइवल का भी बेनिफिट देते हैं, क्वालिटी का भी बेनिफिट देते हैं, और कैंसर को कंट्रोल करने में इम्यूनोथेरेपी कोई ना कोई रोल वहाँ पे ज़रूर प्ले करती है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? देखो कैंसर को बोला जाता है डिजीज़ होता है एल्डरली, मतलब यूजुअली तो क्या है 50 साल से ऊपर वाले पेशेंट्स को ही कैंसर होता है। तो एज भी एक रिस्क फैक्टर होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्योंकि कैंसर सेल्स जो हैं सेल्स से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेल्स जब एज होते हैं तो उनकी मशीनरी डिफेक्टिव होती है, तो कैंसर फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते हैं। बाकी जो यंगस्टर्स में भी अभी हमारे पास कैंसर आ रहे हैं, उसका रीज़न अनक्लियर है अभी कि क्यों आ रहे हैं। वो कुछ तो जेनेटिक होते हैं कि फैमिली में रन करता है कैंसर, वो भी कई बार आते हैं। बट एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है कि इंडिया के अंदर जो है यंगस्टर्स में भी कैंसर पाया जा रहा है, और यूजुअली वो कैंसर एग्रेसिव स्टेज में भी होता है, स्टेज 3 स्टेज 4 में होता है। ठीक है, बट अगर आप मोटे तौर से बात करें तो जो एल्डरली एज ग्रुप है उसी के अंदर मेनली हमारा कैंसर होता है। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ नहीं पड़ेगा फिर उसका? सर बिल्कुल ऐसा है कि कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी लगने का जो रोल है, जो ट्रीटमेंट है, वो केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट और स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत बार ऐसे केसेस में जहाँ पे हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं वहाँ पे हमें एड ऑन इम्यूनोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। बट ज़्यादातर केसेस में या तो हम कीमोथेरेपी प्रेफर कर रहे होते हैं या फिर हम इम्यूनोथेरेपी पे जा रहे होते हैं। हम ज़्यादातर केसेस में दोनों ट्रीटमेंट एक साथ प्रेफर नहीं करते। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਕਟੀविटी ਦਾ हो गया, कुछ खास ध्यान रखने की लोड़ है? देखो खास ध्यान ऐसे नहीं है कुछ भी। देखो कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपनी डाइट को अच्छे से रखना है, बैलेंस डाइट रखना है अपने। ऐसा कुछ फूड नहीं खाना है जिससे कि आपको डायरिया लग जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाए या फिर पेट में जलन वगैरह हो जाए, जिससे कि जो कि जंक फूड है बेसिकली, फैटी फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो बैलेंस्ड फूड रखिए अपना, साथ में जो सलाद वगैरह है उसकी भी मात्रा लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन रखिए, कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज रखिए, एरोबिक एक्सरसाइज रखिए, वो योगा भी हो सकता है, पार्क में वॉकिंग भी हो सकता है, या फिर कुछ वेट लिफ्टिंग वगैरह भी हो सकता है। डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि वो कितना कर सकता है। तो यही हमारा मेन है कि अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखिए, फूड हैबिट्स को अच्छा रखिए, और डॉक्टर जो आपको सलाह दे रहा है उसको आप फॉलो करिए। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮੰਥ ਜਾਂ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਂਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि इम्यूनोथेरेपी हैज़ बिन प्रूवन टू इंक्रीज़ द लाइफ स्पैन एंड प्रोग्नोसिस एंड ओवरऑल सर्वाइवल। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे स्टेजेस में, जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया, स्टेज 4 के अंदर भी इम्यूनोथेरेपी जो है वो काफ़ी केसेस के अंदर सर्वाइवल यानी कि लाइफ ड्यूरेशन जो है उसको बढ़ाने में भी हेल्प करती है। तो नई एडवांसमेंट्स और मेडिकल टेक्निक्स जितनी भी हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हो रही हैं वो सब ओवरऑल इसी पर्पस के साथ हैं कि उससे हमें कैंसर के ओवरऑल ट्रीटमेंट में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बेनिफिट मिले। एंड मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2 से 4 सालों के अंदर हमारे पास बहुत सारी और भी मेडिसिन इम्यूनोथेरेपी की रेंज में ऐसी आने वाली हैं जो अभी ऑलरेडी ट्रायल्स या स्टडीज़ के बेसिस पे हैं, जिनसे फर्दर जो हमारी लाइफ स्पैन है कैंसर पेशेंट्स की वो बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। सो कितने समय का कोर्स होता है, कितने समय तक पेशेंट को जिहड़ी की थेरेपी लैनी पैंदी है जिहड़ी की पेशेंट्स? देखो डिपेंड करता है। स्टेज 4 के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक तो हमें लाइफ स्पैन इंप्रूव करना पेशेंट को और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है। तो एक और पॉइंट मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा यहाँ पे, कैंसर जब वर्ड आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही चीज़ हुई है पेशेंट को। हर ऑर्गन जो है, मान लो पेशाब की थैली का कैंसर है या बड़ी आंत का कैंसर है, वो ब्रेस्ट कैंसर या स्तन के कैंसर से डिफरेंट है। ऐसे ही स्तन का कैंसर ब्रेन कैंसर से डिफरेंट है, उसके सेल्स डिफरेंट है, उसमें म्यूटेशन जो हो रही है वो डिफरेंट है, तो उसमें दवाई जो लगनी है वो भी डिफरेंट है। तो जो रिसर्च हो रही है वो भी हर कैंसर के हिसाब से, हर सेल टाइप के हिसाब से अलग हो रही है। तो वो जो रिसर्च आती है हमारे पास, जो हमारे प्रोटोकॉल्स या फिर जो हमारी गाइडलाइन आती है उसके अंदर लिखा होता है कि आप इतने टाइम तक उसको दीजिए, इतने टाइम तक उसको दीजिए तो पेशेंट को बेनिफिट होगा। तो ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना पॉसिबल नहीं है कि कितनी देर तक देते हैं, बट हर कैंसर टाइप में और हर कैंसर की म्यूटेशन के हिसाब से वो दवाई चलाई जाती है। जैसे इन्होंने पहले बोला 1 साल 2 साल 3 साल, डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है, बट एटलीस्ट इतने टाइम तक तो वो देते हैं। कुछ कैंसर्स में ऐसे भी होता है कि वो टिल प्रोग्रेशन देते हैं, मतलब प्रोग्रेशन मतलब जितनी बीमारी अभी पेशेंट के अंदर है वो जब तक वो बढ़ती नहीं तब तक वो उसको देते हैं, जब तक वो स्टेबल रख रही है उसको तब तक वो देते हैं। तो उसमें ड्यूरेशन का उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। सो ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, कुछ खास प्रोसेस है इसका? बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो पेशेंट का कैंसर का टाइप क्या है वो इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। ओवरऑल स्टेज क्या है, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन क्या है, कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शन हम उनको दे सकते हैं नहीं दे सकते, वो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। और इसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि उस जो स्पेसिफिक टाइप का ट्यूमर है उसमें कुछ ऐसे सेल्स तो नहीं हैं जो जिस इम्यूनोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, किडनी कैंसर्स के अंदर जब भी हम ट्यूमर का सैंपल लेते हैं तो हम उनमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स को देखते हैं। ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है, उसमें हम कुछ स्पेसिफिक सेल्स को ट्यूमर के सैंपल्स में से देखते हैं और उन सेल्स को देख के हमें पता लगता है कि उनके केस में इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगी या फिर नहीं करेगी। एंड बहुत बार हम उस रिपोर्ट के बेसिस पे इम्यूनोथेरेपी देनी है या नहीं देनी है वो डिसाइड करते हैं। बट जैसा कि हम ओवरऑल कहना चाहेंगे, कैंसर एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर स्टेज, हर टाइप के कैंसर में ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी चेंज हो जाता है और बहुत बार हम चाहकर भी इम्यूनोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी केसेस में इसको एज अ ऑप्शन लिया जा सकता है। सो कुछ इस तरह के सिम्टम्स भी नज़र आते हैं कि जब मान लो एक नॉर्मल इंसान है, हालांकि उसकी शुरुआत हैगी है इस डिसीज़ से जिहड़ी कि होण दी, कि उसनों पहला कुछ सिम्टम्स नज़र आ जान कि हाँ हुण जिहड़ा कि उसकी ये प्रॉब्लम वधन वाली हैगी। देखो जैसे इससे वार्निंग सिम्टम जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो पेट के कैंसर्स में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं पेट्स के कैंसर्स का एक्सपर्ट हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स का,
तो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो यूजुअली हम लोग इग्नोर करते हैं कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है किसी का। आपके आसपास वाले, आपके रिश्तेदार या आपके परिवार वाले आपको बोल रहे हैं कि आपका वेट लूज़ हो रहा है, आपके कपड़े लूज़ हो रहे हैं, बट आप कुछ ना एक्सरसाइज कर रहे हो ना डाइटिंग कर रहे हो, है ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो पेशेंट्स इग्नोर करते हैं। पुरुषों में अगर आपने रूटीन ब्लड टेस्ट तो आजकल हर कोई करा रहा है, उसका हीमोग्लोबिन कम आ गया। वो हीमोग्लोबिन कम क्यों आ गया? महिलाओं में तो चलो मेंस्ट्रुएशन होता है, माहवारी होता है, उसकी वजह से कई बार HB कम हो भी सकता है, पर पुरुषों में अगर वो चीज़ कम हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। किसी भी तरीके से रिसेंटली उनका बावल का हैबिट चेंज हो गया। यूजुअली सबको अपना हैबिट पता होता है कि मैं सुबह उठ के शौच के लिए जाता हूँ। अगर उनका चेंज हुआ है रिसेंटली कुछ, कि उनको बार बार जाना पड़ रहा है या जल्दी उठकर जाना पड़ रहा है, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो गई है कि लैट्रिन नहीं पास कर पा रहे, लैट्रिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है उनको, ठीक है, तो ये वाले सिम्टम है। अगर मैं लिवर के कैंसर या पैनक्रियाज के कैंसर की बात करूँ, किसी को पीलिया हो गया, पीलिया तो स्टोन की वजह से भी हो सकता है। स्टोन अगर होगा तो पेन होगा पेशेंट को। अगर पेनलेस किसी को पीलिया हो गया है तो ये सिम्टम इंपॉर्टेंट है जो कि हमें इग्नोर नहीं करना है। ऐसे ही अगर खाने की नली की बात करें, इसोफेगस कैंसर की, किसी को अगर खाना निगलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, पहले वो नॉर्मल खा रहा था बट अभी उसको पानी के साथ निगलना पड़ रहा है, या फिर वो सॉलिड वो ले ही नहीं पा रहा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसको इग्नोर नहीं करना है। और जो इंपॉर्टेंट कैंसर्स हैं हमारे, जो सबसे कॉमन है, जैसे स्तन के कैंसर है, कोई स्तन के अंदर कोई गांठ हो गई है, किसी गले के हिस्से में गांठ हो गई है, जैसे पेशाब के कैंसर, पेशाब में खून आ गया या लैट्रिन के रास्ते में खून आ गया, तो ये सब चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी है। देखो इसका मतलब ये नहीं है किसी को ये सिम्टम आ गया तो कैंसर होगा ही होगा। इसमें से कुछ 2-3% को ही कैंसर होगा, 97-98% को कैंसर नहीं होगा। तो डरना नहीं है कि ये सिम्टम आ गया तो कैंसर हो ही गया। एटलीस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए आप, उनको इवेलुएट करने दीजिए। मैं श्योर करता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कैंसर नहीं निकलेगा, बट जो कैंसर निकलेगा एटलीस्ट वो उसको तो हम अर्ली डिटेक्शन कर दें उसकी, और उसको क्योर कर दें हम। मेरा मकसद ही है। सो ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ कोई मैसेज देना चाहोगे सारे ਜਿਹੜੇ कि व्यूअर्स हैगे ने कि मैं हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि आप अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को जितना हेल्दी रखें उतना बेटर है। अपनी डाइट हेल्दी रखें, अननेसेसरी जंक फूड, ज़्यादा ऑयली फूड ना लें, स्मोकिंग से जितना हो सके उतना दूर रहें, अल्कोहलिज़म जितना हो सके उतना लिमिटेड क्वांटिटीज़ में रखें, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रूवन फैक्टर्स हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी फ़िटनेस रखें, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अपनी बॉडी में कोई भी चेंज होता है तो इसको इग्नोर ना करें। नियर बाय अपने आसपास किसी भी पर्सन से मिलें जो आपको इन चीज़ों के बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाए, और कोई भी अगर ऐसी कोई बड़ी बीमारी है तो उसको सही टाइम पे डिटेक्ट करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो हमारी कोशिश यही है कि पहली बात हमारी लाइफस्टाइल ऐसी रहे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, बट अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाए। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।